और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी वैज्ञानिक शक्ति से आत्मनिर्भर भारत की ओर, क्योंकि आज से नेशनल साइंस कांग्रेस की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। किस प्रकार से वैज्ञानिक शक्ति से आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत लगातार कदम बढ़ा रहा है, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर वीके सारस्वत, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, लेकिन एक वैज्ञानिक के नाते भी एक लंबी भूमिका वो निभा चुके हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारत को बीते तमाम वर्षों से लगातार मिलता रहा। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यही, क्योंकि एक मौका है साइंस को लेकर फिर से बात करने का, क्योंकि नेशनल साइंस की 108वें संस्करण की आज शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया है। बड़ी बात यही, आज के समय में विज्ञान की भूमिका और भारत लगातार जिस प्रकार से साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं और भारत कैसे तेज गति से आगे आने वाले समय में भी बढ़ता दिखाई पड़ेगा। डॉक्टर सारस्वत, साइंस कांग्रेस का जो मुख्य विषय है आज, वो अपने आप में ये बात दर्शाता है कि भारत इस समय विज्ञान को कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये बात पूरी तरह से सब साइंटिस्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल एक ऐसा टूल नहीं है जिससे कि हम केवल नॉलेज जनरेशन करें। हम उस नॉलेज को समाज के नज़दीक जितना ज़्यादा लेके आएंगे, उससे ही हमारे देश को फ़ायदा होगा। और आत्मनिर्भरता के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, प्लेनेट अर्थ को अच्छा बनाने के लिए जो थीम इस साइंस कांग्रेस का रखा गया है, वो इस बात का द्योतक है कि अगर हमें साइंस को यूज़ करना है तो इन्हीं बातों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। साइंस को लेबोरेटरी से बाहर निकल के समाज के नज़दीक लाना होगा। जैसे उन्होंने कहा कि जर्नल से ज़मीन तक आइए। अगर आप जर्नल से ज़मीन तक आएंगे तभी हम साइंस को हर क्षेत्र में उसका उपयोग ला सकते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस की वजह से पूरे प्लेनेट अर्थ में बहुत ज़्यादा पिछले सदियों से इसका विकास हुआ है, देशों का विकास हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हमने ये देखा है कि हर क्षेत्र में साइंस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हमें इसको आगे ले जाना है तो 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला ध्यान दे देना होगा कि साइंस को आम आदमी के साथ जोड़ें, एक साइंटिफिक टेम्पर हमारे लोगों में पैदा करें, और जिसके लिए हम लोगों ने बहुत मुख्य कदम भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो इनोवेशन के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें निभाने के लिए कहा है, उसी की वजह से आज आप देखते हैं कि हमारे इनोवेशन इंडेक्स जो है जी 2015 में हम करीब 80 या 85 के करीब थे, 81 और आज हम जो है 40 पर आ गए हैं। हम अगर देखें, हमारे नॉलेज जनरेशन की क्षमता जो है वो इस समय नंबर 3 पर है। जो पेपर्स हमारे लोग पूरे विश्व में पब्लिश करते हैं, अमेरिका, चाइना और उसके बाद हमारा नंबर आता है। इसका मतलब हम 3रे स्थान पर हैं पेपर पब्लिकेशन में। तो न केवल हम नॉलेज जनरेट कर रहे हैं, हम नॉलेज को ट्रांसलेट करके समाज के नज़दीक ला रहे हैं और उससे हमारी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेश सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड लिंकेजेस, आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर राजेश, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सवाल यही, क्योंकि जिस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे, कैसे इनोवेशन स्टार्टअप जैसे तमाम जो साइंटिफिक अप्रोच के हमारे जो तरीके हैं, उसके इंडेक्स में भारत लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के जो मुख्य प्रमुख देश है उसमें शामिल होता दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से इस बढ़ती हुई गति को, भारत के इस बढ़ते हुए प्रभाव को आप देखते हैं? डॉक्टर राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार। आज के जमाने में इनोवेशन, इंक्यूबेशन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद लिया है, कंटिन्यूअसली इनोवेशन पे ध्यान दिया है, और उनके लगातार मोटिवेशन करने से हमारे देश में अब करीब करीब एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गया है कि दुनिया में 3रा नंबर का इनोवेशन में अपना देश हो चुका है। अगर आप देखेंगे टोटल स्टार्टअप्स का नंबर, तो वो भी हम लोग दुनिया में 3रे नंबर पे। आज
हिंदुस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च सेंटर है, आईआईटीज है, हर एक जगह पर जो अपने यंग जनरेशन के साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उन्होंने इनोवेशन का महत्व समझ लिया है और लगातार वो नए नए अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स को रोज लॉन्च कर रहे हैं और हमारा देश कंटिन्यूअसली तरक्की करता ही जा रहा है। जी डॉक्टर सारस्वत, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि 2047 यानी विकसित भारत का जो एक लक्ष्य रखा गया उसमें एक कैसा रोड मैप हो, इसके लिए वैज्ञानिकों की एक बड़ी भूमिका है, साइंटिफिक कम्युनिटी जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उनका एक बड़ा योगदान है। उस रोड मैप को लेकर भी उन्होंने एक बात कही, तो आपको लगता है कि इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ते देखेंगे भारत के कदम? देखिए, ये साइंस कांग्रेस का जो थीम है वो 2047 को नजर में रखते हुए ही कहा गया है। सस्टेनेबिलिटी की बात कही है। हम ये चाहते हैं कि 2047 में हमारा भारत एक ऐसा भारत हो जो विश्व के सामने एक इस तरह की एक एग्जाम्पल रखे कि साइंस को किस तरह से हम जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हम रिसाइकलिंग, वेस्ट डिस्पोजल, कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल और एनवायरनमेंट का कंट्रोल, और हम जो रहने के लिए इंक्लूसिवनेस लेके आए, जो हमारे सबसे छोटे तबके के लोग हैं उनको भी फायदा हो साइंस के द्वारा, चाहे वो ट्राइबल एरियाज में हो, चाहे वो कहीं पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबको साइंस का फायदा होना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है और 2047 में हम यही चाहते हैं कि इक्विटी जो हो वो साइंस के द्वारा अच्छा हो, आत्मनिर्भरता हो वो साइंस के द्वारा हो। आज जो हमारे इंपोर्ट होता है, जैसे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम बहुत से मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि एनर्जी के लिए हमें पूरी तरह से सक्षमता है, हम चाहते हैं कि मटेरियल्स के लिए हमें सक्षमता है, हम चाहते हैं कि सेंसर्स के लिए हमें सक्षमता है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमारी प्रोडक्टिविटी साइंस के द्वारा बढ़े, जिससे हमें कोई भी मटेरियल बाहर से ना लाना पड़े। इन्हीं सब उद्देश्यों, इन्हीं सभी गोल्स को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि साइंस को जमीन से जोड़ो, साइंस को इंक्लूसिवनेस के लिए ले जाओ, अपना ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको आगे बढ़ाओ, नई नॉलेज को ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मिलाओ, जिससे कि हम 2047 में एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि साइंस किस तरह से विश्व को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जी डॉक्टर राजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और जो हम सब जानते हैं कि आज के समय में एआई की बात होती है, एआर की बात होती है और या वीआर की बात होती है, और इंडस्ट्री 4.0 में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, बल्कि लीड ले सकता है। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और अगले 25 वर्षों में शायद उसी का संकल्प लेकर भारत लगातार आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है। यहां पर वैज्ञानिकों की योगदान ज्यादा आगे बढ़ जाता है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे अपॉर्चुनिटी को, इस पूरी अवसर को? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, उन्होंने आज पूरे तौर पे ये क्लियर कर दिया है कि 2047 में इंडिया कहां पर होगा और उसका टारगेट क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम तरह के बैटरी जो हमारे सहयोगी ने कहा, उस फील्ड पर भी जोर दिया है और उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि भारत लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारे इंडियन साइंस कांग्रेस जो 108वां नागपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, उसमें तमाम तरह के पेपर्स आए हुए, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो भी 14 सेक्शंस है सब पर अपने अपने आइडियाज लेकर के आए हैं और जो भी यहाँ डिलिबरेशन होने वाला है, सब साइंटिस्ट का यही गोल होगा कि जो भी भारतीय परंपरा की विज्ञान रहा है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहा है, उसके ऊपर काम करके नए जमाने में हम क्या कर सकते हैं, आगे भविष्य में क्या करना चाहिए हमें, उसका एक रोड मैप तय होगा। जहां तक 2047 का सवाल है तो पीरियड लंबा है। अगर आप कंपेयर करेंगे 2014 और आज का कंपैरिजन, तो अगर 1% 2014 में हमारा कंट्रीब्यूशन इनोवेशन या रिसर्च में था, तो 2022 या 23 में कह लीजिए वो करीब करीब 99% बढ़ चुका है। एक ट्रिमेंडस चेंज कंटिन्यूअसली आता जा रहा है हमारे सोच में, और उम्मीद है कि 2047 तक ये कई गुना, हमको तो लगता है शायद 10 गुना 15 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इस देश का। जितने भी नए एरिया है, जब से प्रधानमंत्री जी ने अपने नए नए
पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे अपना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, या फिर अपना ये जो है सैटेलाइट के अलावा बाकी टेक्नोलॉजीज है, सब में भारत देश काफी अभी आगे निकल गया। अभी 1 साल पहले ही चंद्रमा पे हमारा अभियान था, चंद्र अभियान, उसमें भी हम लोगों ने लगभग सफलता पाई ली थी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर सारस्वत, क्योंकि आपका जो अपना एक लंबा करियर रहा उसमें आपने इस सब चीजों पे बड़ा काम किया, डिफेंस की बात हो, स्पेस की बात हो, और प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि लो कॉस्ट स्पेस जो मिशन हैं हम किस तरीके से दुनिया के लिए लॉन्चिंग पैड बनते जा रहे हैं। गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से कैसे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने लाया है, अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से कैसे बिल्कुल सतही और जमीनी स्तर से बच्चों में साइंटिफिक अप्रोच की भावना पैदा की जा रही है। आपको लगता है कि ये वो चीजें हैं जो आज भारत को एक नए मुकाम पे दुनिया के वैश्विक पटल पे दिखाते नजर आते हैं? ये एक सही बात है। जिस दिशा में हम स्पेस क्षेत्र में जा रहे हैं, जो चेंजेस रिफॉर्म्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेस क्षेत्र में की हैं, उससे साफ जाहिर है कि इनोवेशन जो स्पेस के क्षेत्र में हो रहा था वो केवल इसरो तक सीमित था। आज वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आ गया, इंडस्ट्री में आ गया। छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनीज आज हमारे सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स बनाने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उन्होंने लॉन्च भी करके दिखा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह आप जाएंगे तो डिफेंस क्षेत्र में भी अब पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा हो गया है जी। इसी तरह आप देखें तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में आप चाहेंगे तो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जैसी टेक्नोलॉजीज को लेके आ रहे हैं। AR, VR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, इन सब क्षेत्रों में एग्रीकल्चर, मेडिसिन, स्पेस, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, सबके साथ समन्वय करके हम एक इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी वो 2047 में एक कॉम्पिटिटिव एज हमको देगी विश्व के बाकी देशों के साथ मिलकर। बिल्कुल, और शायद उसमें महिलाओं की भूमिका भी बहुत ज्यादा होगी। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि विज्ञान के माध्यम से महिलाओं के विकास तक नहीं बल्कि विज्ञान के विकास के लिए महिलाओं का योगदान का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सारस्वत आपका, डॉक्टर राजेश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और फिलहाल